अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट सिस्टम इमर्ज इन वेस्टर्न यूरोप। सीधे अगर कहूँ कि स्टेट रियासतें कैसे बनी यूरोप में। इससे पहले आपको पता है कि एम्पायर्स हुआ करती थी, यूरोपियन एम्पायर्स, मतलब यूरोप में डिफरेंट एम्पायर्स हुआ करती थी। जो वैसे कि अब ओवरऑल अगर बात करें तो चाइनीज एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, जापानीज एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर। तो वो उस एम्पायर में एक कंट्री नहीं होती थी, उस एम्पायर में उस कॉन्टिनेंट या तो एक कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट के सारे ममालिक उनके कंट्रोल में होते थे। तो जितने भी एक कॉन्टिनेंट में मुल्क होते थे, स्टेट्स होती थी, उन्हीं सारी स्टेट्स पर एक ही हुक्मरान, एक ही लीडर, एक ही रूलर हुक्मरानी करता था। ठीक है। तो कुछ तो रियासतें, एम्पायर्स ऐसी भी आई हैं कि जिन्होंने जिन्होंने तीन तीन कॉन्टिनेंट्स पर हुक्मरानी की है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो एम्पायर्स खत्म हुई और एम्पायर्स खत्म होने के बाद किस तरह से स्टेट सिस्टम आया, मतलब को मुल्क बनना शुरू हुए। हर मुल्क का, हर कौम का अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग प्रेसिडेंट, अलग अलग गवर्नमेंट बनी। तो हमारा टॉपिक यही है। पहले देखेंगे कि 1400 से 1600 तक स्टेट सिस्टम और जो कॉम्पिटिंग स्टेट्स थी वो ग्रेजुअली क्रिएट होती गई यूरोप में, वो बनती गई यूरोप में। तो बनने के दो रीजन से किस तरह से ये स्टेट बनी, एक तो था यूरोपियन फ्यूडलिज्म और दूसरा के वो इलाके जहां पर जर्मन स्पीकिंग की जाती थी। अब फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक इंडिविजुअल एज अ वेजल काम करता है, एज अ वेजल एक्ट करता है, और वेजल का मतलब है जागीरदार। ठीक है। और वो लैंड रिसीव करता है इन एक्सचेंज फॉर स्वेयरिंग लॉयलिटी। वो अपनी लॉयलिटी स्वेयर करता है स्पेसिफिक हाई रैंकिंग लीडर्स को, और उनके बदले वो उनसे लैंड लेता है। ठीक है। और दूसरे वो जो कि जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे, और हॉली रोमन एम्पायर उन पर हैब्सबर्ग डायनेस्टी कंट्रोल किया करती थी बाय द अर्ली 50s। हैब्सबर्ग वियना का कैपिटल है वैसे। ठीक है। तो हैब्सबर्ग डायनेस्टी हॉली रोमन एम्पायर पर कंट्रोल करती थी बाय द अर्ली 50s पर। और ये जो यूरोपियन स्टेट सिस्टम की जो फॉर्मेशन थी वो अनइंटेंटेड थी, मतलब कोई इरादा नहीं था कि स्टेट सिस्टम बनाना है, बस स्टेट सिस्टम बन गया। क्योंकि जो फेल्ड एफर्ट्स किए गए डिफरेंट यूरोपियन लीडर्स की तरफ से 300 सालों से, वो चाहते थे यूरोपियन लीडर्स कि वो वार का इस्तेमाल करके यूरोप पे और यूरोप पर इंपेरियल पावर का कंट्रोल जमाएं और यूरोप पर इंपेरियलिज्म लागू करें, स्टेब्लिश करें। ठीक है। तो उनका ये इरादा था कि वार करके ही हम ये मकसद हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन वॉर की वजह से क्या हुआ कि स्टेट सिस्टम राइज होता गया। अब वो कैसे, वो हम देखेंगे। अब वो लीडर्स जो इंपेरियल एम्बिशंस रखते थे, उन्होंने एक हिस्टोरिकल प्रोसेस कैटलाइज किया जिसके जरिए इंडिपेंडेंट, इंटरैक्टिंग और जो कॉम्पिटिंग स्टेट्स थी वो बनती गई यूरोप में। ठीक है। अब इंपेरियल इफेक्ट्स किस किसने की? पहले तो हैब्सबर्ग एम्पायर था, चार्ल्स द फाइव, बिटवीन 1590 एंड 1556। तो हैब्सबर्ग एम्पायर था, चार्ल्स द 15, उसने कोशिश की इंपेरियल एफर्ट्स, इंपेरियलिज्म कायम करने की। उसके बाद उसका बेटा आता है फिलिप टू, और वो लेट 1500s में आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन एंड स्पेनिश हैब्सबर्ग्स आते हैं, जो कि 30 ईयर वार के दरमियान में आते हैं। और ये 30 ईयर वार आपको पता होगा कि दो रिलीजियस वार होती है, दो मजहबों के दरमियान में वार होती है, जिसको रिलीजियस वार भी कहा जाता है। और ये शुरू होती है 1680 से लेकर 48 तक चलती है। 3 सालों, 30 सालों तक ये वार चलती है। उसके बाद फ्रांस आता है, फ्रांस का बादशाह लुइस द 14, और इसका जो पीरियड था वो 1667 से लेकर 1715 तक। उसके बाद फ्रांस दोबारा आता है 1789 से लेकर 1815 तक। अब ये जो पीरियड है 1815, नेपोलियन द बोनापार्ट का जो पीरियड होता है उसमें आता है। मोस्ट स्ट्राइकिंग जो पीरियड था जब नेपोलियन द बोनापार्ट आते हैं, वो पावर सीज करते हैं 1799 में, और मिलिट्री coup जो है ना वो लाते हैं, और ये अपने आप को एम्पायर बना देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद लास्ट बिट जो कोशिश की जाती है, लास्ट आखिरी कोशिश, वो जर्मनी में की जाती है, एडोल्फ हिटलर करता है। और एडोल्फ हिटलर का जो पीरियड है 1933 से लेकर 1945 तक, 1933 में ये चांसलर बनता है। चांसलर बनने के बाद वो जर्मनी को डिक्टेटरशिप बना दे, डिक्टेटर कंट्री बना देता है। और इसका ये मकसद होता है कि वो अब पूरे जो यूरोप है, पूरा क्योंकि उसको बदला चाहिए था, इसलिए उसने आसपास की जितने भी कंट्रीज थी उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, अपने आप को एम्पायर बनाना चाहता था। तो जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब बाकी जो इनके अलावा दूसरे लीडर्स थे, उन्होंने अलायंस बना दिया, बैलेंस ऑफ पावर कर दिया। अब बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
स्टेट या कॉलिशन ऑफ स्टेट्स। कॉलिशन का मतलब होता है कि 3 से 4 स्टेट्स मिलकर कुछ बनाती हैं, ठीक है। कॉलिशन ऑफ स्टेट्स वो अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करती हैं टू प्रिवेंट द डोमिनेंस, ठीक है, ऑफ एन अपोजिंग स्टेट्स ग्रुप और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब होता यूं है कि अगर आपके सामने एक पावरफुल स्टेट है और आप अकेले उसको फेस नहीं कर पाते, तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे दूसरे फ्रेंड को ढूंढेंगे जो जिसको खुद उस दूसरी पावरफुल स्टेट से थ्रेट हो। तो आप कहेंगे कि हम दोनों एक हो जाते हैं, अगर हम दोनों में से किसी को थ्रेट होगा तो हम दोनों मिलकर उस पावर के साथ लड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, बैलेंस ऑफ पावर कर दिया। अब जितनी पावर उस अकेली कंट्री के पास है उस उतनी पावर अब दोनों कंट्रीज के पास है भी, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जो यूरोपियन स्टेट्स थे, यूरोपियन पावर्स थे, उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर किया और अलायंस बनाए।